Hello students, in this video we will cover chapter 8 of Mutual Fund Distributors Program. The name of the chapter is Taxation. तो क्योंकि म्यूचुअल फंड में इनकम इन्वॉल्व होती है, प्रॉफिट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ पे एक टैक्स एंगल भी आता है और ये जो टैक्स इम्प्लीकेशंस हैं वो इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं, ना कि म्यूचुअल फंड्स के लिए। और बहुत लगभग सारे म्यूचुअल फंड्स जो हैं टैक्सेशन एंगल से एग्जम्प्ट होते हैं। तो गवर्नमेंट ने म्यूचुअल फंड्स को टैक्स के लिए एग्जम्प्ट किया हुआ है, यानी उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होता। रादर ये जो टैक्सेशन होता है ये इन्वेस्टर्स के पार्ट में अप्लाई होता है। तो इन्वेस्टर्स हैव टू पे फॉर द टैक्सेस ऑन द प्रॉफिट दे हैव अर्न फ्रॉम द परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड। तो क्या एंगल है और किस तरीके से इम्प्लीकेशंस आते हैं टैक्सेशन के, एक बार इसको समझ लेते हैं। सो फैक्टर्स टू इवैल्यूएट इन्वेस्टमेंट्स, मतलब क्या आपका इन्वेस्टमेंट्स को कैसे इवैल्यूएट करना है, इसका एक तरीका है। यहाँ पे कौन कौन सी स्कीम्स के अंदर, देखिए म्यूचुअल फंड की सेवरल स्कीम्स होती हैं और सेवरल स्कीम्स के अकॉर्डिंगली ही यहाँ पे टैक्सेशन है और अलग अलग स्कीम पे अलग अलग टैक्स रेट अप्लाई होता है, एप्लीकेबल होता है। तो वो सारे ही हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। सो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड यूनिट्स एज अ म्यूचुअल फंड इज अ पास थ्रू व्हीकल। पास थ्रू व्हीकल का मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड जो है अपने पास कुछ नहीं रखता, वो तो डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को जो बेनिफिट है वो ट्रांसफर कर देता है। और हमने प्रीवियस चैप्टर्स में ये भी पढ़ा था कि इन्वेस्टर्स आर द बेनिफिशियल ओनर ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स, है ना। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के जो बेनिफिशियल ओनर हैं वो इन्वेस्टर्स ही होते हैं। तो इसलिए जो रियल इनकम है वो म्यूचुअल फंड या फिर एएमसी को नहीं होती, वो रियल इनकम किसको होती है, वो इन्वेस्टर्स को होती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पास थ्रू व्हीकल, जिन्होंने जो पूरा बेनिफिट है वो पास ऑन कर दिया। वी मस्ट कंसिडर द इनकम एट टू लेवल्स, इनकम अर्न बाय द फंड एंड इनकम अर्न बाय द इन्वेस्टर। ठीक है, तो अगर इनकम अर्न बाय द फंड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है, द इनकम टैक्स एक्ट एग्जम्प्ट्स ऑल इनकम अर्न बाय द म्यूचुअल फंड। मैंने आपको बताया था कि इनकम टैक्स एक्ट जो है वो म्यूचुअल फंड्स पे अप्लाई नहीं होता है और म्यूचुअल फंड्स को कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होता है, कोई भी प्रॉफिट जो अर्न करते हैं वो नहीं देना होता है। लेकिन अगर इनकम वहीं पे इन्वेस्टर्स अर्न करते हैं तो दो तरीके के प्लान्स होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक होता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, जिसको हम बोलते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल, यानी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल होता है इन शॉर्ट, या फिर ग्रोथ प्लान, जिसके अंदर आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा और आप क्या करेंगे, कंपनी रादर एएमसी क्या करती है, वो एसेट को होल्ड करती रहती है लाइक फॉर एवर। तो वो एसेट को जल्दी सेल ऑफ नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला कोई एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने की। और वो ऐसे इस तरीके से क्या करते हैं, एसेट को होल्ड करते करते ग्रोथ पे उनका फोकस रहता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर एसेट जो है अपने आप बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, उसको बेचने की जरूरत नहीं है। तो वो हो गया ग्रोथ प्लान। तो यहाँ पे IDCW के अंदर क्या होता है, इनकम इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड है और यहाँ पे इनकम इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन है या फिर लॉसेज है। तो कैपिटल गेन अगेन वही, जब आप किसी एसेट को बेचते हैं तो जब एसेट को एक्वायर करने और एसेट की सेल वैल्यू के अंदर जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस। तो 100 करोड़ का एसेट अगर 150 करोड़ में बिकता है तो 50 करोड़ रुपीज़ के कैपिटल गेन हो गए, क्योंकि आपने कैपिटल कितनी लगाई थी, 100 करोड़ रुपीज़ की, और वो कैपिटल अब बढ़ के कितनी हो गई है, 150 करोड़। तो वो कैपिटल इंक्रीज को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल गेन। और वहीं पे अगर 100 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट 75 करोड़ की हो जाती है तो वहाँ पे कैपिटल लॉस होता है। अगेन वो क्या हो जाएंगे, आपके लॉसेस फ्रॉम द कैपिटल। सो ये कब होता है, जब आप यूनिट को अपनी सेल करते हो, जब आप म्यूचुअल फंड यूनिट को आप सेल करते हो, चाहे वो 6 महीने में करो, चाहे वो आप 1 साल में करो, चाहे वो आप 10 साल में करो और चाहे वो आप 50 साल में करो। ये जो आपका कैपिटल गेन या लॉस है ये काउंट तभी होगा, उसी ईयर के अंदर होगा जब आप अपनी म्यूचुअल फंड की यूनिट को सेल करोगे। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये भी तो हो सकता है कि हम अपने लाइफ टाइम में कभी सेल ही ना करें, ये भी हो सकता है कि हम 80 साल की उम्र में करें, 90 साल की उम्र में, और ये भी हो सकता है हम कभी ना करें। तो इससे क्या होगा, जो रियल इन्वेस्टर है अगर उसकी डेथ हो जाती है और सक्सीशन प्लानिंग के थ्रू उसके जो लीगल आयर हैं या तो उसकी फैमिली है, जो भी उसके लीगल आयर हैं, उनको ये इनहेरिट होते हैं, उनको अगर ये इनहेरिट होते हैं मे बी थ्रू विल या फिर कोई भी किसी भी और मोड से इनहेरिट होते हैं, तो ये पूरी यूनिट जो है वो टैक्स फ्री हो जाएंगी। तो ऐसी आप एक ऐसा एसेट बना लोगे जिसमें आज तक किसी ने टैक्स दिया ही नहीं होगा, क्योंकि आपने वो ये सेल करी नहीं, म्यूचुअल फंड यूनिट रियल इन्वेस्टर ने सेल नहीं करी, और जब उसकी फैमिली ने इसको इनहेरिट किया तो उसको भी ये टैक्स फ्री होगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट थोड़ी करी थी जो वो टैक्स देंगे। तो इस तरीके से आपकी जो म्यूचुअल फंड यूनिट है, आप करोड़ ऑफ रुपीज़ इससे एक्वायर, इस तरीके से आप जो है जमा कर सकते हो और विदाउट एनी पेइंग टैक्स आप यहाँ पे पूरी अपना प्लान आउट कर सकते हो। सो कैपिटल गेन क्या होता है एक बार फिर पढ़ लेते हैं।
सो व्हेन एन यूनिट होल्डर सेल्स यूनिट ऑफ द स्कीम, जब वो बेचता है, द सेलिंग प्राइस कुड बी डिफरेंट फ्रॉम द प्राइस एट विच द यूनिट्स वर बॉट। तो 10 रुपये की यूनिट ये हो सकता है कि वो 20 रुपये की आपने बेची हो, 20 रुपये आपको मिले हो, ये भी हो सकता है कि आपको 8 रुपये मिले हो। सो द डिफरेंस बिटवीन द परचेज प्राइस ऑफ द यूनिट एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द यूनिट विल बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल गेन और लॉस, मैंने बताया था आपको। तो क्या क्या कह रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको तब होता है जब आप अपनी यूनिट्स को 12 महीने से पहले सेल ऑफ करते हो। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल यानी 1 साल के अंदर, और लॉन्ग टर्म तब होता है जब आप 12 महीने के बाद उसको सेल ऑफ करोगे। कोई भी ऐसा क्लास 12 महीने के बाद सेल ऑफ होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, और अदरवाइज वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आएगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है, 15% है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% है। तो लॉन्ग टर्म में आपको कम टैक्स देना पड़ता है। तो ये इसलिए अगेन दिस इज एडवाइजरी कि आप 12 महीने तक अपना म्यूचुअल फंड का होल्डिंग पीरियड रखें, ताकि आपके टैक्स इंप्लीकेशंस भी कम हो, और अदरवाइज जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है मार्केट में इन्वेस्टिंग का, वो कंपाउंडिंग वाला इफेक्ट भी आपको मिलेगा तभी। अब क्या कह रहा है कि नॉन इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, अगर कोई ऐसा फंड है जो इक्विटीज में इन्वेस्ट नहीं करता है, तो वहाँ पे मार्जिनल टैक्स रेट एज एप्लीकेबल फॉर द इन्वेस्टर, और अदरवाइज यहाँ पे 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट है ना। और अगर यहाँ पे 35% से कम इक्विटी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, STCG आपको देना पड़ेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ होल्डिंग पीरियड। ठीक है, तो ये पूरा चार्ट है, ये चार्ट्स आप पढ़ लीजिएगा। लिमिट्स हैं, और लिमिट्स आपको यू जस्ट हैव टू मेमोराइज द लिमिट्स। एग्जाम के अंदर आपसे बस ये लिमिट पूछेगा कि अगर इस तरीके से ये सर्कमस्टांसेज हैं तो आपको कितना टैक्स रेट देना पड़ेगा, और क्या आपका होल्डिंग पीरियड रह सकता है, और किस तरीके से इम्प्लीकेशन आएंगे। तो ये पूरा चार्ट आपके लिए बनाया है, तो ये चार्ट्स आप पढ़ लीजिएगा। देन अगेन डिविडेंड इनकम मॉडल के अंदर क्या है, डिविडेंड इनकम फ्रॉम द म्यूचुअल फंड यूज्ड टू बी टैक्स फ्री इन द हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर। तो ये भी अगेन मोदी गवर्नमेंट ने ही इंट्रोड्यूस करा था। तो पहले अर्लियर बिफोर 2014 ऐसा होता था कि डिविडेंड जो इनकम थी, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ता था उसको जो डिविडेंड डिक्लेयर करता था, यानी म्यूचुअल फंड हाउसेस को ही वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ता था, या फिर कंपनीज के केस में जब आप इक्विटी शेयर पे डिविडेंड आपको मिलता था, तब भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कौन देता था, कंपनीज देती थी, और इन्वेस्टर्स के हाथ में टैक्स फ्री होता था, इन्वेस्टर्स को पे करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अभी क्या हुआ, 2020 के अंदर मोदी गवर्नमेंट ने एक यहाँ पे लूप होल पकड़ा। अब होता क्या था, जो भी लोग हाई टैक्स कैटेगरीज में आते थे, 30% टैक्स कैटेगरी या फिर 20% टैक्स कैटेगरी, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो होता था वो टोटल मिला के होता था 14.42%। ठीक है, तो अब समझ के देखिए, यहाँ पे जो हाई टैक्स कैटेगरी वाले लोग थे उनका यहाँ पे एक इवेजन हो जाता था, और उनको 15-16% उनका टैक्स एस्केप हो जाता था। तो गवर्नमेंट को ये सारा लॉस हो रहा था 15-16% का। और ऑन दी अदर साइड जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो छोटे लोग हैं, जो 10 से 15% के टैक्स ब्रैकेट में, उनको तो यहाँ पे नुकसान हो रहा था। क्यों? क्योंकि उनकी सालाना इनकम तो बहुत कम है। सालाना इनकम के हिसाब से वो ईयरली इनकम के हिसाब से 10 to 15% भर रहे थे। लेकिन अगर आप यहाँ पे डिविडेंड की बात करो, उनको कभी डिविडेंड आता था तो 14.42 के हिसाब से उनको टैक्स देना पड़ता था। तो यहाँ पे उन्होंने, मोदी गवर्नमेंट ने क्या करा, यहाँ पे एक लूपहोल को पकड़ा और उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, अब ये जो टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर पहले एग्जाम था, अब इसको करो कि अब इन्वेस्टर खुद ही टैक्स भरेगा और म्यूचुअल फंड हाउसेज वाले वो टैक्स नहीं भरेंगे। तो आज की तारीख के अंदर जो भी हमारा टैक्स स्लैब है, मान के चलिए आप 10% कैटेगरी में, तो 15% कैटेगरी में, तो उस हिसाब से अब आपको जो डिविडेंड इनकम है उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो ये 14.42 वाली जो लिमिट है अब ये हट गई है। अब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है, ना कंपनीज के ऊपर, ना म्यूचुअल फंड हाउसेज के ऊपर। तो अब डिविडेंड इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर whosoever is investing in the mutual fund schemes, and if they are reaping profits out of it, if they are reaping dividend income out of it, they have to pay the taxes as per the applicable tax slab rate. तो अब आपकी इनकम, अगर आप 10% के टैक्स स्लैब पे आते हो तो आपको डिविडेंड इनकम पे 10% देना पड़ेगा, 20 पे आते हो तो 20 पे, 30 पे आते हो तो 30 पे। तो यहाँ पे जो हाई इनकम ग्रुप के लोग थे, कहीं ना कहीं वो ट्रैप आउट हुए हैं, और अब उनको 30% और 20% के हिसाब से टैक्स रेट देना पड़ेगा। तो बस यही इस पूरे पैराग्राफ में आपका लिखा हुआ है। देन आपको स्टैम्प ड्यूटी भी देना पड़ता है। So the with effect from July 1st, 2020, mutual fund units issued against purchase transaction, whether through lump sum investor or SIP, STP, जो भी है, किसी भी फॉर्म की इन्वेस्टमेंट्स हैं आपके अंदर, मतलब म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आपने करी है, तो आपको स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ेगा। कितना? बहुत कम है, 0.005%। 10,000 पे 5 रुपये होगा, तो 10,000 पे 5 रुपये के हिसाब से आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद ट्रांसफर ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स सच एज ट्रांसफर बिटवीन डीमेट अकाउंट इज सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी।
अगर आपने एक डीमेट अकाउंट से दूसरे डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करा है तो वहाँ पे भी आपको देनी पड़ेगी, और ये स्टैम्प ड्यूटी बहुत ज़्यादा है, ये है 150 रुपये। तो कहाँ 5 रुपये, कहाँ 150 रुपये, तो ये सब काम मत कीजिए, पक्के काम कीजिए और एक बारी में सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिए, ताकि स्टैम्प ड्यूटी क्या है, अल्टीमेटली स्टैम्प ड्यूटी की वजह से आपका रिटर्न जो है वो कम ही होना है, तो ये काम आप सोच समझ के करना। और ये जो स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल है वो किस पे होगी, टर्नओवर पे। आप ध्यान रखना है टर्नओवर बेस्ड स्टैम्प ड्यूटी है, तो जितने रुपीज़ की म्यूचुअल फंड यूनिट होगी उसी टर्नओवर के हिसाब से आपको यू हैव टू पे द स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस। उसका सेटिंग ऑफ कैपिटल गेन्स एंड लॉसेज अंडर इनकम टैक्स है। तो अगर आपको मान के चलिए कि अगर आपको कैपिटल गेन की जगह कैपिटल लॉस हुआ है तो क्या वो सेट ऑफ हो सकता है? हाँ, ये पढ़ लेते हैं अब यहाँ पे। सो तो कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑफ इनकम, एग्जाम्पल सैलरी। तो यानी किसी और इनकम ग्रुप से आप इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, तो सेट ऑफ किससे कर सकते हैं? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस इज टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किसी और एसेट क्लास में भी है, किसी भी फॉर्म का, किसी भी इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को जो है वो सेट ऑफ कर सकते हो यहाँ पे। एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो मान के चलिएगा आपको म्यूचुअल फंड के अंदर म्यूचुअल फंड में आपको लॉन्ग टर्म गेन्स हुए थे, लेकिन और एक एसेट क्लास थी, मान के चलिए रियल एस्टेट था, आपके पास प्रॉपर्टी थी, उसके अंदर आपको लॉन्ग टर्म लॉस हुआ है, कैपिटल लॉस हुआ है, तो वो कैपिटल लॉस को आप सेट ऑफ कर सकते हैं म्यूचुअल फंड पे लॉन्ग टर्म गेन जो उसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कैपिटल गेन को म्यूचुअल फंड के केस में कैपिटल गेन प्रॉफिट को आप कैपिटल गेन लॉस से ही सेट ऑफ कर सकते हो, बस दैट्स द थिंग। फिर उसके बाद एक कंसेप्ट और है बोनस ट्रिपिंग का, तो इसको भी एक बार समझ लेते हैं। क्या कह रहे हैं? सपोज एन इन्वेस्टर बाइज यूनिट ऑफ अ स्कीम एट ₹30। तो 30 रुपये की एक यूनिट थी, उसने स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया। उसके बाद जो एएमसी थी उसने 1:1 का बोनस इशू दे दिया। यानी इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास एक यूनिट है तो आपको एक यूनिट फ्री में दे देंगे, एक यूनिट आपको फ्री में मिल जाएगी। 30 रुपये की हमने एक यूनिट खरीदी, तो एक यूनिट हमें, एक यूनिट पे एक यूनिट फ्री मिल गई, और अब मेरे पास कितनी हो गई? 30 रुपये में 2 यूनिट हो गई। अब 30 रुपये में मेरे पास 2 यूनिट हो गई, ठीक है। लॉजिकली द एनएवी ऑफ द स्कीम विल हाफ, वो हाफ ही हो जाएगी, क्योंकि पहले 30 में एक थी, अब 30 में 2 हो गई, तो ये एनएवी कितनी आ गई? एनएवी तो आ गई आपके पास 15। लेकिन एंड इट इज लाइकली दैट द यूनिट्स वुड हैव अ वैल्यू ऑफ 15 रुपीज एट दिस स्टेज इफ द इन्वेस्टर सेल्स द ओरिजिनल यूनिट। तो मान के चलिए ओरिजिनल यूनिट जो मैंने खरीदी थी वो तो 30 रुपये की खरीदी, तो उस पर तो 15 रुपये का मुझे लॉस आ रहा है, लेकिन जो दूसरी वाली जो मुझे फ्री में मिली है उसमें मुझे 15 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि प्राइस 15 का चल रहा है, मुझे तो वो 0 रुपीज़ में मिली है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं बोनस ट्रिपिंग। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। अ लॉस ऑफ 15 रुपीज इज इनकर्ड, ठीक है। हाउ एवर सच कैपिटल लॉस इज नॉट अवेलेबल फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट द कैपिटल गेन। क्यों? क्या है यहाँ पे आप अगर एक्चुअल गेन्स एंड लॉसेस की बात करें तो एक्चुअली में आपकी योर पोजीशन इज 0, आपको ना गेन हुआ है ना लॉस हुआ है। वो फॉर द सेक ऑफ द कंफर्ट, वो एएमसी की पॉलिसी थी, उसने उसको डिवाइड कर दिया, उसने उसको बोनस देके कैपिटल को डिवाइड करा है। अदरवाइज आपको ना तो गेन्स हुए तो ना लॉसेज हुए। तो ये कह रहे हैं कि जो ओरिजिनल एसेट आपने 30 रुपये में खरीदा था, अब आपको वो 15 रुपये का बिक रहा है, तो यहाँ पे आप कह रहे हो कि आपको नोशनल लॉसेज हो रहे हैं 15 रुपीज़ के, तो ये कैपिटल लॉस में ट्रीट नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते कि ये मुझे लॉस हुआ है, क्यों? क्योंकि आपके पास दूसरी यूनिट भी तो है फ्री में। तो आपको ये भी, फिर आपका ये भी मतलब हो गया कि आपको वहाँ पे कैपिटल गेन लॉस हो गया, कैपिटल गेन हो गया। अगर आप ओरिजिनल पे 15 रुपये का लॉस दिखा रहे हो, तो जो आपको फ्री में मिले वहाँ पे 15 रुपये का प्रॉफिट भी तो दिखाना पड़ेगा। तो ये अगेन आपस में ही सेट ऑफ हो गया। तो ना तो आपको कैपिटल गेन मिलने वाला है यहाँ पे, ना आपको कैपिटल लॉस मिलने वाला है। However, such capital loss is not available for setting off against the capital gain if the original units were bought within a period of 3 months prior to the record date. क्या कह रहा है कि जब बोनस डिक्लेयर हुआ था उससे 3 महीने पहले आपने यूनिट्स को परचेज किया था, एंड सोल्ड ऑफ विद इन पीरियड ऑफ 9 months आफ्टर द रिकॉर्ड डेट, और जब बोनस आया उसके 9 महीने बाद बेच दिया, यानी 12 महीने का गैप नहीं है, तो आपको in such cases the capital loss will be treated as the cost of acquisition of the bonus unit। यानी अगर आपने 12 महीने के अंदर अंदर उसी ओरिजिनल एसेट को बेच दिया तो वहाँ पे आपको कैपिटल लॉस उसका वो ट्रीट नहीं होगा। इन सच केसेस द कैपिटल लॉस विल बी ट्रीटेड एज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द बोनस यूनिट, ठीक है। तो वो कैपिटल लॉस में आपका ट्रीट नहीं होगा 12 महीने के अंदर अगर आपने ट्रांजेक्शन कर दी। देन कम्स द सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स। तो ये भी इट इज़ लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाता है, और ये स्टॉक्स पे भी लगता है और इवन कमोडिटीज़ पे लगता है। कमोडिटीज़ में ये कमोडिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स के नाम पे लगता है, तो ये हर जगह लेवी होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने तरीके हैं लोगों से, ट्रेडर्स से पैसे कमाने के, इन्वेस्टर्स से पैसे कमाने के, तो वो डिफरेंट तरीके के टैक्सेस वो लगाती चलती है। तो यहाँ पे पूरे स्लैब्स हैं। इक्विटी ओरिएंटेड पे खरीदने में आपको कोई पैसा नहीं देना है, और सेल्स ऑफ यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड यानी सेलर को देना पड़ता है, खरीदने पे कोई पैसा नहीं होता। और ऐसे स्टॉक मार्केट में भी होता है, बायर को नहीं देना पड़ता, सेलर को देना पड़ता है। तो कितना देना है? टर्नओवर का 0.01001%। उसके बाद अगर आप सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट या फिर यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड नॉन डिलीवरी बेस्ड, आपको ये करना पड़ेगा। इंट्राडे की बात हो रही है। देन अगेन सेल ऑफ यूनिट ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड टू द म्यूचुअल फंड, यानी रीपर्चेज हो गया। जब आप म्यूचुअल फंड हाउस को ही अपनी यूनिट्स जो है सेल ऑफ करते हो, तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, इतना पैसे का एससीटी देना पड़ेगा। देन कम इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। अगेन ये भी टैक्सेशन एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगेन यहाँ पे आपको एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस भी आएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सेक्शन 80C जो है, सेक्शन 80C क्या है? वो ये कहता है कि आप सर्टेन सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इफ यू डू, यू कैन क्लेम द टैक्स बेनिफिट। और वो क्या है? 1.5 लाख रुपए की लिमिट है। तो इफ यू आर इन्वेस्टिंग 1.5 लाख रुपीज एनुअली, तो यू कैन क्लेम द टैक्स बेनिफिट ऑन दिस मच अमाउंट। तो क्या कहता है? एज द नेम सजेस्ट, दिस इज एन इक्विटी लिंक्ड स्कीम एंड हेंस द स्कीम इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर्स। अगर आप 1.5 लाख रुपए इक्विटी शेयर्स में लगाते हो, कुछ सर्टेन क्राइटेरिया है इसके अंदर, तो उस तरीके की क्राइटेरिया के अंदर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो, तो यू कैन क्लेम द 1.5 लाख रुपीज एज बेनिफिट। सो द बेनिफिट is available up to 1.5 lakh rupees per year per taxpayer in the case of individuals and HUF। तो इंडिविजुअल्स एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऑर्गेनाइजेशन को 1.5 लाख रुपए का एक एग्जेम्पशन है, 1.5 लाख रुपए का एक छूट है। और वो किस सेक्शन के अंदर है? 80C के अंदर है। और क्या है कि अगर आप इक्विटीज़ में 1.5 लाख रुपए डालते हो साल का, तो आपको 1.5 लाख रुपए पे वो टैक्स नहीं देना है। तो 1.5 लाख रुपए की एक लिमिट और आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कब आया है ये? 2020 के अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस इसको, 2020 में इंट्रोड्यूस नहीं है, इंट्रोड्यूस ये पहले हुआ था, लेकिन 2020 के अंदर चेंजेस आए थे, जब यहाँ पे गवर्नमेंट ने मोर स्लैब्स यानी और बाकी स्लैब भी वो लेकर आए थे 7.5% टैक्स वाले। और इवन ये भी था कि जिसके अंदर आप ऑप्ट आउट भी कर सकते हो। तो इस तरीके से ये पूरा यहाँ पे गवर्नमेंट ने वो किया था। फिर उसके बाद TDS का भी यहाँ पे वो है कि TDS भी पे करना पड़ेगा, यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये भी इनकम टैक्स का ही पार्ट है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, जो आपको इनकम दे रहा होता है वही आपकी जो इनकम टैक्स है वो डिडक्ट कर लेता है ऑलरेडी इनकम के अंदर से। तो लेट्स से कि आपको बेनिफिट हुआ 60,000 70,000 या 1 लाख रुपए का आपको बेनिफिट हुआ। आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे 1 लाख रुपीज़ एंड नाउ यू आर गेटिंग 1,80,000 रुपीज़। तो 80,000 का जो प्रॉफिट है, और म्यूचुअल फंड से जब आप 1,80,000 रुपीज़ का प्रॉफिट वो लेते हो, और कुछ इस तरीके से समझिए, जो TDS है, TDS के अंदर इट्स अ फॉर्म ऑफ अ इनकम टैक्स अगेन। और ये TDS जो है ये पे कौन करता है? ये वो पे करता है जिसके यहाँ आपने इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं और जो आपको इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है, यानी यहाँ पे म्यूचुअल फंड इसको पे करेगा। क्यों पे करेगा? इनकम टैक्स क्या कहता है कि अगर इनको एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा की इनकम है, तो जो एम्प्लॉयर है या फिर जो इन्वेस्टी ऑर्गेनाइजेशन है वो ही इसको डिडक्ट करके सरकार के पास इसको डिपॉजिट करेगा। तो ये क्या कह रहा है? इन केस ऑफ IDCW स्कीम्स TDS इज एप्लीकेबल, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो डिविडेंड स्कीम है, और डिविडेंड आप जब म्यूचुअल फंड हाउस से लेते हो तो वहाँ पे TDS आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की जगह इन्होंने क्या लेकर आ गए? TDS के स्कीम को लेकर आए हैं। सो द टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट 10% ऑफ द डिविडेंड अमाउंट। यानी अब मान के चलिए 80,000 रुपीज़ का अगर आपको डिविडेंड आता है, तो 8,000 आपके अपफ्रंट जो है डिडक्ट हो जाएंगे, और वो 8,000 ये इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ डिपॉजिट कर देगा म्यूचुअल फंड। फिर एज पर द एप्लीकेबल टैक्स रेट, अगर आप टैक्स लिमिट से कम आते हैं, मान के चलिए आपकी इनकम 5 लाख रुपीज़ से, जो सबसे लोअर्स्ट का स्लैब है 5 लाख रुपीज़ से कम है, तो ये 80,000 रुपीज़ आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द डिविडेंड अमाउंट 10% वो डिडक्ट कर लेंगे, और वो 10% यू कैन क्लेम when will you file your
व्हेन यू विल फाइल योर ITR। तो ITR के टाइम पे आप इसको दोबारा क्लेम भी कर सकते हो। तो TDS वो टैक्स है जो इन्वेस्टर नहीं पे करता है, कौन पे करता है? इन्वेस्टी पे करता है, ठीक है। दिस वॉज द लास्ट टॉपिक and that's it from this chapter, and we'll meet with the new chapter in the next video. That's it for today's class. We'll discuss the new topic in next video.